Cordial wishes to each and everyone present here. So today we are going to discuss about the principles of aerobic exercise. So let's begin. What is aerobic exercise? So as the word aerobic suggests, in the presence of oxygen, so the activities which trains the heart, lungs and cardiovascular system to supply oxygen to each and every part of the body, that is each and every cell. जितना ऑक्सीजन द बॉडी इज टेकिंग, उस पूरे ऑक्सीजन को हर सेल इक्वली और एम्पल अमाउंट में यूटिलाइज कर रही है इज एरोबिक एक्सरसाइज. Now aerobic exercise training, that means conditioning. So aerobic exercise is meant to improve the muscles ability to consume energy such that oxidative enzymes, mitochondrial density and blood supply to that particular area is increased. कंडीशनिंग से here we means adaptation. हम किसी भी मसल को या हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अडेप्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स न्यू लोड्स, ताकि उनकी कैपेसिटी इन्हांस हो, उनकी वर्किंग आवर्स, दैट मीन्स एंड्योरेंस, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, सो दैट दे कुड वर्क मोर एफिशिएंटली टूवर्ड्स द stressed conditions or in better way. Then next we have deconditioning. Deconditioning में the body is decreasing its capacities. जितना भी efficiency है, endurance है, वो सब decrease होता जा रहा है. मे बी ड्यू टू सम डिजीज़ और मे बी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, उस वजह से जितना वर्क वो कर सकती है उससे बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है. अब मे बी डिजीज़ हुई है, उस वजह से डिसेबिलिटी है, मूव नहीं कर पा रहे हैं, वॉक नहीं कर पा रहे हैं, एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से मसल वेस्टिंग हो रही है या मसल की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है. जब एक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स वहाँ कोई डिमांड ही नहीं है. वहाँ कोई डिमांड नहीं है तो ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज़ हो रहा है, हैम्पर हो रहा है. उन सब की वजह से जब मसल है, जितना उसको एनर्जी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, उस वजह से कंडीशन और भी ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है. या ये मान लीजिए आप नेगेटिव फॉर्म में जाती जा रही है. ये साइकिल मूव ऑन होती रहती है और ऐसे धीरे 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 बॉडी की कंडीशन डिटोरियोरेट होती है. द गोल्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज: डिक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़. सिंस वी आर एक्सरसाइजिंग, हम यूटिलाइज कर रहे हैं बॉडी में या ब्लड में जो भी ग्लूकोज सर्कुलेट हो रहा है, सिंस इट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, तो द रिस्क है डायबिटीज़ का वो डिक्रीज़ हो जाता है. डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स. सिमिलरली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फैट भी बर्न हो रहा है, तो एक्सेस जो ट्राइग्लिसराइड्स है वो यूटिलाइज हो रहा है और उनका कंसंट्रेशन बॉडी में डिक्रीज़ हो रहा है. इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी. जब भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में प्लेजेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम एंडोजीनियस ओपियोइड्स कहते हैं. तो जैसे जैसा हम एक्सरसाइज करते हैं वो हार्मोन रिलीज़ होते जाते हैं और हमारी बॉडी में एज अ कामर वर्क करते हैं, हमारी बॉडी को काम करते हैं, प्लेजेंट सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं. उस वजह से स्लीप क्वालिटी इन्हांस हो जाती है. डिक्रीजिंग स्ट्रेस. हम एरोबिक एक्सरसाइजेस को या नॉर्मल एक्सरसाइजेस को एज अ डाइवर्जन थेरेपी भी यूज़ करते हैं. सेम जैसा स्लीप में बताया वैसा ही इसमें भी होता है. एक्सरसाइज करने पर एंडोजीनियस ओपियोइड्स रिलीज होते हैं, वो बॉडी को प्लेजेंट सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड गोज ऑन रिलैक्सेशन मोड, डाइवर्ट होता है अपनी प्रॉब्लम से. नेक्स्ट, इम्प्रूविंग द बॉडी कॉम्पोजिशन. ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो रहा है, जो हमारे एक्सेस फैट है, ग्लूकोज है, वो यूटिलाइज हो रहे हैं. नॉक्शियस टॉक्शियस मटेरियल है, वेस्ट मेटाबोलाइट्स है, वो कैरिड अवे हो रहे हैं. प्रॉपर न्यूट्रिशनल सप्लाई है, ऑक्सीजन सप्लाई है, तो उस तरह से बॉडी का पूरा कॉम्पोजिशन एक हेल्दी मैनर में इम्प्रूव. रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स. अब यहाँ जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब बॉडी और बोन में माइक्रो इंजरीज होती है, दैट इज़ नॉर्मल. उसको बॉडी अपने आप ही फिजियोलॉजिकली रिपेयर करती है. इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा बॉडी की इम्यूनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो भी इंक्रीज़ होती है और बोन की डेंसिटी इंक्रीज़ होती है. उस वजह से जो भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं. देन वी हैव रिस्पॉन्सेस. एरोबिक एक्सरसाइज को रिस्पॉन्स करते हैं हमारी बॉडी के 3 सिस्टम्स.
that is cardiovascular, respiratory as well as musculoskeletal system, which we will be studying. So first we have the cardiovascular system. कार्डिक इफेक्ट्स, जो ऐसे नोड का डीपोलराइजेशन की फ्रीक्वेंसी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, वेगल स्टिमुलेशन को डिक्रीज करता है, कार्डियक जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनके फोर्सेस को इंक्रीज करता है, देन एट पेरिफेरी जो रेजिस्टेंस होता है वेसल्स में उसको डिक्रीज करता है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और बॉडी का सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. देन वी हैव द रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स. जब भी हमारी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वर्क कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में उनकी वर्किंग इंक्रीज हो रही है, उनका वर्क इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो रहा है और उसको फुलफ़िल करने के लिए उनको डिमांड्स भी फुलफ़िल करनी होती है. उनकी डिमांड्स इंक्रीज हो रही है, उस डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वहाँ जो ब्लड सप्लाई होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ब्लड इंक्रीज होगा ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशनल सप्लाई उस पर्टिकुलर एरिया पे, एक्टिविटी एरिया पर इंक्रीज हो जाएगी. अब जब ब्लड ने ऑक्सीजन डिफ्यूज़ कर दिया है उसको डीऑक्सीजनेटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है. जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, टॉक्सियस या नॉक्सियस मटेरियल होते हैं, वो भी ब्लड सप्लाई के साथ साथ में ड्रेन आउट हो जाते हैं. इन सब प्रोसेस के अंदर जो उस एरिया का लोकल टेम्परेचर होता है या इनफैक्ट बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए रेस्पिरेटरी रेट, वेंटिलेशन और टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज एल्वियोलर वेंटिलेशन ये सब इंक्रीज होते हैं. देन वी हैव एट द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल पर वर्क इंक्रीज हुआ है, डिमांड इंक्रीज हुई है, उसको फुलफिल करने के लिए ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रहा है. फिर उस टिश्यू की कैपेसिटी ये है कि वो जो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है कैपिलरी से वो इंक्रीज हो रहा है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस को वापस कैपिलरी में डिफ्यूज करने की एफिशिएंसी या कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सरसाइज प्रोग्राम्स विच इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, that is warm up period, aerobic exercise that is the basic exercise period and the cool down period. अब वार्म अप वो टाइम फेज है जब बॉडी न्यूट्रलाइजेशन से एक्टिव फॉर्म में जा रही है. हमारा बॉडी जब नॉर्मल हम अभी बैठे हैं, कोई कुछ खास एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इज इन न्यूट्रल फॉर्म या इक्विलिब्रियम में है सब कुछ. जबकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बॉडी हाइपर एक्टिव स्टेट में होता है या सब सिस्टम्स बहुत फास्टली वर्क करते हैं वो डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. तो सडनली अगर रेस्ट से हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाएगा तो बॉडी को एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए जो उसको नहीं मिलेगा. इसलिए हम वार्म अप कर रहे हैं. इस फेज में हम बॉडी को नॉर्मल से हाइपर एक्टिव स्टेट के लिए हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. देन वी हैव द एरोबिक एक्सरसाइज दैट इज द एक्सरसाइज फेज. इस एक्सरसाइज फेज में सब हमारा बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो इंक्रीज हो चुका है, बॉडी एकदम एक्टिव स्टेट में है. देन वी हैव द कूल डाउन पीरियड. अब बॉडी एक्टिव स्टेट में है और हमको एक्सरसाइज को टर्मिनेट करना है. अब हमें एक्सरसाइज बंद करनी है. उसको हम सडनली स्टॉप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्टिविटी इतना ज़्यादा हो चुकी है, बॉडी का रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है. अगर हम उसको सडनली स्टॉप कर देंगे तो कहीं ना कहीं सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए हम बॉडी को एक्टिव स्टेट से न्यूट्रल स्टेट में वापस लेकर आते हैं. उसको हम बोलते हैं कूल डाउन पीरियड. सो न्यूट्रल स्टेट से एक्टिव स्टेट में जाने वाला जो फेज़ है उसको हम बोल रहे हैं वार्म अप, और एक्टिव स्टेट से न्यूट्रल फेज में वापस लाने के लिए जो फेज़ है उसको हम बोल रहे हैं कूल डाउन पीरियड. देन वी हैव एरोबिक एक्सरसाइज के 3 to 4 पार्ट्स, जिसमें से फर्स्ट है कंटिन्यूस ट्रेनिंग, देन इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग एंड सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर. देन वार्म अप पीरियड की फिजियोलॉजी क्या है. वार्म अप के टाइम पर मसल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वहाँ ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है,
टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उस वजह से वेसोडाइलेटेशन भी हो रहा है और वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो रहा है। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर्पस क्या है हमारा, मसल फटीग ना हो, मसल एकदम रेस्टिंग कंडीशन से एक्टिव कंडीशन में जाएगी सडनली, तो फटीग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम मसल को धीरे धीरे अडेप्ट करते हैं उस कंडीशन के लिए। मस्कुलोस्केलेटल इंजरी ना हो, सडनली हमने एकदम ही एक्टिव फॉर्म में अपना एक्सरसाइज या विगरस फॉर्म में एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, उससे मस्कुलोस्केलेटल इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो हम वार्म अप पीरियड से उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन प्रिवेंटिंग एरिथमियाज, हार्ट की जो रिदम होती है वो एबनॉर्मल होने लग जाती है सडनली अगर हम एक्टिविटी करेंगे, इसलिए हम धीरे धीरे उसको एक्टिव स्टेट में लेकर जाते हैं। सडनली एक्टिविटी स्टार्ट ना कर कर वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिंग इस्टीमिया, रेस्टिंग कंडीशन में है हम, लेकिन हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है सडनली, वहाँ का डिमांड इंक्रीज हो गया बट बॉडी तो एडजस्ट करने के लिए अभी रेडी ही नहीं है। तो जब डिमांड इंक्रीज हुआ है और वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इस्टीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसा वार्म अप करने की वजह से नहीं होता है। तो वार्म अप जब भी हम कर रहे हैं वो बहुत ही ग्रेजुअल होना चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट के लिए होना चाहिए और इतना विगरस नहीं होना चाहिए कि हम एक्सरसाइज करने से पहले ही थक जाएं। देन एरोबिक एक्सरसाइज पीरियड इज़ बेसिक और मेजर एक्सरसाइज पीरियड, यहाँ पर हम अपनी एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइज एक्चुअली परफॉर्म कर रहे हैं। जो 4 पार्ट्स थे उसके कंटिन्यूस ट्रीटमेंट, इसमें जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं या जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 20 to 60 मिनट्स की ड्यूरेशन पर कंटिन्यूसली होती जाती है, इसलिए उसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट बोलते हैं। देन वी हैव द इंटरवल ट्रीटमेंट, जो कंटिन्यूस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसको कंटिन्यूएशन में ना रखकर कुछ ब्रेक दे देना, थोड़ा इंटरवल्स के अंदर एक्टिविटी करवाना इस इंटरवल ट्रीटमेंट। देन वी हैव द सर्किट ट्रीटमेंट। सर्किट ट्रीटमेंट में हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ करवाते हैं और फिर वापस उनको रिपीट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी ए, फिर एक्टिविटी बी, फिर एक्टिविटी सी, देन एक्टिविटी ए बी सी, इसमें हम कोई ब्रेक नहीं दे रहे हैं, सी के बाद डायरेक्टली ए एक्टिविटी वापस रिपीट होगी। देन वी हैव सर्किट इंटरवल ट्रेनिंग, इसमें जो हमने सर्किट ट्रेनिंग दी है उनमें हम बीच में थोड़ा गैप देते हैं, जैसे एक्टिविटी ए बी सी, फिर थोड़ा गैप, उसके बाद वापस ए बी सी और फिर गैप, ऐसा कंटिन्यूएशन में नहीं देकर हम उसमें थोड़ा गैप दे रहे हैं। देन वी हैव द कूल डाउन पीरियड। हाइपर एक्टिव स्टेट है जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे हमें जाना है रेस्टिंग स्टेट पे या हमारी नॉर्मल कंडीशन पे। उस कंडीशन पे जाने का जो टाइम है उसको कूल डाउन पीरियड बोलते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सडनली एक्टिविटी करते हुए विगरस एक्टिविटी से एकदम स्टॉप कर देने पर बॉडी का रिस्पॉन्स तो वही है जो वो एक्टिव स्टेट में था, बट अब वो चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड सप्लाई जो है वो पेरिफेरीज पे इंक्रीज़ हुआ है, सडनली स्टॉप कर देने की वजह से वहाँ पर डिमांड तो एकदम बंद हो गई है बट ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ है, उस वजह से पेरिफेरी पूलिंग होने लग जाएगी और वीनस रिटर्न डिक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए हम एक्टिविटी को धीरे धीरे स्टॉप करते हैं ताकि हमारा बॉडी उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। देन सेकेंडली हार्ट और ब्रेन दोनों पर भी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ है। हमारी एक्टिविटी सडनली स्टॉप कर देने की वजह से उन दोनों को सप्लाई तो उतना ही अमाउंट में मिलता जाएगा जिसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस वजह से फेंट हो सकता है पर्सन। हमारी बॉडी रिकवर हो रही है धीरे धीरे न्यूट्रलाइजेशन की तरफ, उसलिए कूल डाउन ज़रूरी है। इस्टीमिया, एरिथमियाज और कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए कूल डाउन पीरियड इज़ नेसेसरी। Well, that's all for the today's video. In the next video, we'll be learning about testing as the basis of aerobic exercise. Till then, stay safe, stay connected.